जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। उनके साथ मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी भी मौजूद थे, जिनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान पहली बार भारतीय तोपों ने सलामी दी। इसी के साथ परेड की शुरुआत हुई। इससे पहले गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके बाद वो वॉर मेमोरियल गए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अर्जुन टैंक, व्रज तोपों और आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल नजर आई। खास बात यह है कि ये सभी स्वदेशी हथियार हैं। एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट की ओर से आकाश वेपन सिस्टम को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने लीड किया। उनके साथ ही लीडर थे कैप्टन सुनील दशरा थे। नौसेना की टुकड़ी के 144 सेलर्स का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया। 3 महिला और 6 पुरुष अग्निवीर पहली बार कर्तव्य पथ पर नजर आए। सिग्नल कॉर्प्स की डेयर डेविल्स टीम ने कर्तव्य पथ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कॉर्प्स के हवलदार सुजीत मोंडल ने 18 फीट ऊंची सीढ़ी लगाकर मोटरसाइकिल चलाई। कॉर्प्स के मुताबिक दुनिया में कभी भी मोटरसाइकिल पर इतनी ऊंची वाली सीढ़ी से सवारी नहीं की गई। सुजीत के अलावा लांस नायक अजय यादव ने मोटरसाइकिल पर 50 योग मुद्राएं दिखाई और नायक स्वप्निल ए ने सूर्य नमस्कार किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई झांकियां निकाली गई और इसी तरह भारत की संस्कृति के रंग हर ओर फैल गए। भारत आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर की प्रमुख इमारतें तिरंगे की रोशनी से जगमगाई। गुरुवार को 74वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय, कश्मीर के क्लॉक टावर और सलाल पावर स्टेशन सहित देश के शीर्ष स्थलों को राष्ट्र ध्वज के रंगों से सजाया गया। नई दिल्ली में 74वें गणतंत्र दिवस से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय को तिरंगे की रोशनी से जगमगाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर कश्मीर के सोपोर कस्बे के घंटाघर को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। भारत द्वारा अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने से एक दिन पहले जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बना सलाल बांध राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस से पहले रंग बिरंगी लाइटों से सजा मदुरै एयरपोर्ट बेहद खूबसूरत नजर आया। चेन्नई में पुरशी थलाईवर डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन को तिरंगे में सजाया गया। बुधवार को लाल किला भी तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर के सरकारी भवन तिरंगे के रंग में नजर आए। गणतंत्र दिवस 2023 के उपलक्ष्य में वाराणसी रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के रंगों में जगमगाया गया। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी तिरंगे की रंग में दिखा। राष्ट्रपति भवन भी तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। बता दें कि देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। दुनिया की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक आज लॉन्च हो गई है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। भारत सरकार ने 23 दिसंबर को इस वैक्सीन की मंजूरी दी। सबसे पहले नेजल वैक्सीन को प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। दिसंबर में भारत बायोटेक ने घोषणा की थी कि ये वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में लगवाई जा सकेगी। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इसके लिए 800 रुपए चुकाने होंगे। इस वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल से ही बुकिंग होगी। फिलहाल हमें मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए वैक्सीन लगाई जा रही थी। इस वैक्सीन को इंट्रामस्कुलर वैक्सीन कहते हैं।
नेजल वैक्सीन वो होती है जिसे नाक के जरिए दिया जाता है। क्योंकि ये नाक के जरिए दी जाती है, इसलिए इसे इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। यानी इसे इंजेक्शन से देने की जरूरत नहीं है और ना ही ओरल वैक्सीन की तरह ये पिलाई जाती है। ये एक तरह से नेजल स्प्रे जैसी है। इंट्रानेजल वैक्सीन को कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी वैक्सीन लेने वालों को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाएगा। हालांकि इसे प्राइमरी वैक्सीन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत बायोटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कुछ समय पहले कहा था कि पोलियो की तरह इस वैक्सीन की भी 4 ड्रॉप्स काफी हैं। दोनों नॉस्ट्रिल्स में 2-2 ड्रॉप्स डाली जाएंगी। विमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन जल्द शुरू होने वाला है। पहले सीजन में 5 टीमें होंगी। बीसीसीआई ने इन सभी 5 टीमों को बेच दिया है, जिससे बोर्ड मालामाल हो गया है। बीसीसीआई को 5 टीमों से 4,669 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बात की जानकारी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए, जिसमें बताया है कि महिला आईपीएल का आधिकारिक नाम अब विमेन्स प्रीमियर लीग कर दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन में उतरने वाली 5 टीमें मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और दिल्ली रहेंगी। इनकी नीलामी हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बोली अहमदाबाद टीम के लिए लगी है, जो अडानी ग्रुप ने लगाई। इसके बाद दूसरे नंबर पर मुंबई टीम को इंडियाविल स्पोर्ट्स ने खरीदा। ये रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। यानी इस बार महिला आईपीएल में फैंस को अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की टीमें आमने सामने दिखेंगी। बीसीसीआई ने अभी महिला प्रीमियर लीग का शेड्यूल जारी नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ये टूर्नामेंट इसी साल 4 से 26 मार्च के बीच कराया जा सकता है। इससे पहले महिला आईपीएल को लेकर खिलाड़ी की नीलामी भी होनी है। पहले सीजन में 22 मैच होने की संभावना है। ये सभी मैच मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में कराए जा सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम को पुरुष आईपीएल के लिए फ्रेश रखा जाएगा। ये टूर्नामेंट 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होने की संभावना है। महिला आईपीएल में प्लेयर्स पर्स पहले सीजन में 12 करोड़ रुपए रहेगा। ये हर साल धीरे धीरे बढ़ेगा, जो 5 साल बाद 18 करोड़ रुपए हो जाएगा। दूसरे सीजन में प्लेयर्स पर्स 12 करोड़ रुपए से बढ़कर 13.5 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद 2025 में 15 करोड़ रुपए हो जाएगा। 2026 सीजन में ये प्लेयर्स पर्स बढ़कर 16.5 करोड़ हो जाएगा, जबकि आखिर में 5वें साल यानी 2027 में ये पर्स बढ़कर 18 करोड़ रुपए हो जाएगा। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को अपनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक वैकल्पिक ईंधन पर जोर दे रही है और हाइड्रोजन समय को फिर से अपनाने की इच्छा व्यक्त की। नितिन गडकरी ने कहा है कि कोयले से हाइड्रोजन प्राप्त करना आसान है, लेकिन वो ब्लैक हाइड्रोजन है। हमें बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन और जैविक कचरे से हाइड्रोजन की आवश्यकता है। कुछ का कहना है कि हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की भारत की विशाल क्षमता के कारण नई दिल्ली बाजार का अगुवा बन सकता है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार निजी खिलाड़ियों के योगदान से भारत 2028 तक इलेक्ट्रोलाइजर की 25 गीगावाट निर्माण क्षमता हासिल कर सकता है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन भारत को 2050 तक संचयी CO2 उत्सर्जन के 3.6 गीगाटन को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए वाहनों के निर्माण के लिए हरित हाइड्रोजन विकल्पों का पता लगाने के लिए भारत सरकार और निजी खिलाड़ी दोनों के लिए ये महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश मूल की कंपनी मॉरिस गैरेज या MG ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयोजित वार्षिक ऑटो एक्सपो मेले में भारत की पहली हाइड्रोजन कार का अनावरण किया। हाइड्रोजन तकनीकी बिजली और सौर सहित कई तकनीकों में से एक है, जो देश में विशाल अप्रयुक्त गैर पारंपरिक ऊर्जा संचालित ऑटोमोबाइल बाजार में पैठ बनाने का प्रयास कर रही है। पूरे कश्मीर को कन्याकुमारी तक रेल के जरिए जोड़ने का सपना इस साल दिसंबर तक साकार हो जाएगा। दरअसल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का 90% काम पूरा हो चुका है। USBRL के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली लाइन के लिए सभी जरूरी सुरंगें बनकर तैयार हो चुकी हैं। बाकी काम भी तेजी से चल रहा है। नवंबर से दिसंबर के बीच रेलवे नेटवर्क का उद्घाटन संभव है।
अब उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर से दिसंबर के बीच रेलवे नेटवर्क का उद्घाटन हो जाएगा। अभी ट्रेन कश्मीर की तरफ से बारामूला से बनिहाल और जम्मू की तरफ से कटरा तक चलती है। इस वक्त कटरा को बनिहाल से जोड़ने का काम चल रहा है। 1905 में कश्मीर के तत्कालीन महाराजा ने मुगल रोड के रास्ते से श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बिछाने की घोषणा की थी। शुरुआती काम के बाद परियोजना में देर हुई और बाद में इसे छोड़ दिया गया। फिर मार्च 1995 में 2500 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया गया था, लेकिन अगले 7 सालों में खास उन्नति नहीं हुई। 2002 में वाजपेयी सरकार ने इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। तब इसकी लागत 6000 करोड़ रुपए हो गई। लाइन बिछाने का काम भौगोलिक समस्याओं से भरा हुआ था। इन सब से पार पाते हुए अब ये नेटवर्क तैयार होने की तरफ पहुंच गया है। हालांकि आज इस परियोजना की लागत 27,950 करोड़ रुपए हो चुकी है। ये 20 वर्षों की देरी से चल रहा है। सर पर सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां और थोड़ी झुकी हुई काया। अमेरिका के हर छोटे बड़े शहर के बॉलरूम डांसिंग क्लासेस में रिटायर हो चुके एशियाई मूल के अमेरिकी जोड़े नाचते नजर आ रहे हैं। उन्हें यूं साथ में नाचते देखकर बच्चे भी हैरत में हैं। जिंदगी भर एक नए देश में बसने की जद्दोजहद और बच्चों को काबिल बनाने की भागदौड़ में ये लोग अपनी जिंदगी की खुशियों को कुर्बान करते रहे। अमेरिकी मूल के उनके साथी जब पार्टियां और घूमना फिरना करते थे, ये एशियाई अपने परिवार का भविष्य संवारने पर केंद्रित थे। लेकिन अब जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और ये रिटायर, तो जिंदगी को नाच गाकर जीने का आनंद ले रहे हैं। अमेरिका की बॉलरूम डांसिंग क्लासेस इनके आपस में मिलने जुलने के सेंटर बन गए हैं। इसकी वजह से इनका अकेलापन दूर हो रहा है। इस परिवर्तन से चकित हैं और खुश भी। ऐसे ही एक युवा कहते हैं कि मेरे पिता ने फोन पर बताया कि माँ और उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन किया है, तो मैं दंग रह गया। मैंने उन्हें शायद ही कभी डांस करते हुए देखा। मेरे पिता बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा, मैं जल्दी थक जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं। मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ऑरेंज काउंटी में रह रहे मेरे माता पिता ही नहीं, टेक्सास में रहने वाले मेरे चाचा चाची भी बॉलरूम डांसिंग क्लासेस लेते हैं। हमारे माता पिता की पीढ़ी भी बदल रही है। उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। वो ज्यादा सहज हुए हैं और अब ये नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। हमें अच्छा लगता है कि वो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी।